जी। ऐसा है कि मेरा भ्रम है। जी सर, थोड़ा बहुत पड़ा है सर। अच्छा। देखेंगे, अभी आप शुरू करवाओगे तो और बेहतर हो जाएगा सर। या वेरी गुड। ठीक है, तो हम लोग आते हैं, मुद्दे की बात पर आते हैं। जरा बताओ भाई कि कौन बताएगा। शुरुआत करता हूँ, भानु शुरुआत करता हूँ। भानु, जरा बताओ भाई कि मतलब ये पामेला मिशन के बारे में थोड़ा सा आप बता दीजिए। जल्दी बताओ, नहीं ट्रांसफर कर दूंगा क्वेश्चन किसी और को। सर एक मिनट सर, मैं अभी रूम में नहीं हूँ सर, सॉरी सर। ओके, गौरव जी, आप बता सकते हैं। निशी जी को नहीं समझ में आया, देखिए कौन बता है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है। सोनू कश्यप, पामेला क्या है? अभिषेक की गर्लफ्रेंड का नाम है। नहीं सॉरी सर, मैं नहीं बता पाऊंगा। देखो पढ़ नहीं रहे हो सोनू, पहले जो नहीं ताकत नहीं थी ना, स्पिरिट कमजोर हुई सर। है कि नहीं? सर ताकत नहीं नहीं, ताकत कमजोर नहीं हुई है। मैं कल ना हॉस्पिटल में था और आज भी थोड़ा ऐसे ही हो रहा ओहो, है। ओके ओके ओके, सॉरी, हाँ कोई बात नहीं। जी। कोई बात नहीं, ठीक है, तो फिर हम आते हैं, हितेश जी के पास आते हैं। हितेश जी, व्हाट डू यू नो अबाउट द पामेला मिशन? सर, पामेला मिशन जो है वो आपके मैटर और एंटी मैटर को एंटी मैटर से रिलेटेड एक सैटेलाइट था, जो 2005 या 6 में क्या बोलते हैं, एस्केप किया गया था यहाँ से। और जो वैन एलन बेल्ट है, उसके बारे में भी इसकी स्टडी का जो इसका मैटर था, ऐसी कुछ फुल फॉर्म भी है शायद, पेलोड्स, पेलोड फॉर एंटी मैटर एंड एंटी मैटर मैटर एंड ऐसा कुछ इसका फुल फॉर्म है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। और ये जो है, ये आपके मतलब रशिया, जर्मनी, इटली, स्वीडन, इनका एक वो था, जब मतलब कंबाइंड इनका वो इनिशिएटिव, था, पेलोड फॉर एंटी कंबाइंड मैटर। इनिशिएटिव। हाँ, इनका, हाँ, कंबाइंड इनिशिएटिव था। और शायद 2016 के अंदर ये मतलब खत्म हो गया था ये प्रोजेक्ट। 3 साल का प्रोजेक्ट प्लान किया गया था, 9 साल तक इसने कम से कम काम किया। और उसके बाद में तो इसका मिशन तो है, जो मतलब जो है वो बेसिकली मतलब वैन एलन बेल्ट के अंदर जो कॉस्मिक रेज है उनका क्या इफेक्ट है, उसको स्टडी करने के लिए था। और काफी कुछ स्टडी जिसने बताई भी है कि क्या चीज हो सकती है, क्या नहीं हो सकती। एंटी मैटर एक्यूमुलेशन मिशन था पहली चीज तो ये, और सैटेलाइट नहीं है। ठीक है, एंटी मैटर एक्यूमुलेशन, एंटी मैटर को कैप्चर करना, पकड़ना एक विशेष युक्ति से, है ना? जी जी। तो हाँ, हाँ, कि टच ये ना हो पाए सैटेलाइट जैसे। सैटेलाइट नहीं है, पेलोड है। हाँ बिल्कुल, ये क्या करेगा, एंटी मैटर को जो है कैप्चर करेगा। और एंटी मैटर इसमें दुनिया का सबसे महंगा जो है कहते हैं पदार्थ, पदार्थ नहीं कह सकते क्योंकि वो पदार्थ का उल्टा है ना, वो चीज है ना। तो ये उसको कैप्चर करेगा और उसको अध्ययन करेगा, क्योंकि बना पाना इतना लंबा काम है। लार्ज हेडरन कोलाइडर में मतलब एक एटम बनाने में इतनी मेहनत पड़ी। तो इससे बेहतर है कि सस्ता पड़ेगा अगर हम उसको कैप्चर कर लें। और वो हमें मिल भी गया है, नई बेल्ट भी हमारे एटमॉस्फेयर में आ गई है, वान एलन बेल्ट। ठीक है, तो इसको भी हमें समझना है क्या था। कल हम लोग इस पर चर्चा किए थे और आप लोगों को होमवर्क भी दिए थे, लेकिन किसी ने होमवर्क किया नहीं, एक लड़के के अलावा, मिहिर के अलावा। ठीक है, मिहिर ने इस पर कल काम किया था, उसने हमको रिपोर्ट भी किया किया था। है सर, किया है, मैंने पढ़ा है इसके बारे में सर। अच्छा, तो हमको बताते कुछ, या ग्रुप में डिस्कस करते, है ना, पता चलता कि हाँ मैंने कुछ पढ़े लिखे। वान एलन बेल्ट क्लास क्या है। खैर, होमवर्क आप लोग करके खुद ही आएंगे। मैंने कल बताया था इसके बारे में क्या है क्या नहीं, इसमें पता देखो निशी, अभी आपको डाउट है ना, मैंने बताया था ना कि हमारी अर्थ में
एंटी मैटर से क्या पता चलेगा? जैसे जीरो है, नथिंगनेस है ना, नथिंगनेस, शून्य, शून्य को भी ऐसे भी नहीं लिख सकते क्योंकि शून्य का कोई अस्तित्व तो नहीं, तो इसको इस तरह से भी नहीं दिखा सकते। से मैटर और एंटी मैटर पैदा हुए दोनों, और दोनों आपस में मिलकर के ही समाप्त हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर दोनों मैटर एंटी मैटर प्लस माइनस से दिखा रहा हूं, लेकिन प्लस माइनस भी नहीं है, जस्ट अपोजिट है एक दूसरे का, और एक दूसरे का विरोध करता है, एक दूसरे को धक्का मारता है। तो धीरे धीरे क्या होता है, उत्पत्ति होने के बाद वो एक दूसरे के धक्के से दूर जा रहे हैं, लेकिन कहीं पर जब दूर जा रहे होंगे तो बीच में एक ऐसी जगह होगी जहां पर कि दोनों पाए जा रहे होंगे, दोनों में आपस में कोलिजन हो रहा होगा, है ना, और फिर कुछ समय के बाद ये सब दोनों बीच से समाप्त हो जाएंगे, धक्का पड़ रहा होगा, एक तो इधर चला जाएगा, इधर चला, लेकिन आपस में अगर टकरा गए तो खत्म हो जाएंगे। तो ये ग्रेविटी नहीं है, ग्रेविटी कॉन्सेप्ट ही यहाँ पर खत्म हो जाता है, इसका धक्का ही है जो बड़े की तरफ छोटे को धक्का मारता है। ठीक है, तो एक तरह से ये सिस्टम हम लोग यहाँ पर समझ पाते हैं कि ग्रेविटी का अस्तित्व नहीं। जो LIGO डिटेक्टर जो कि इसका भी ग्रेविटेशनल वेव को ऑब्जर्व करता है, और इसके माध्यम से ये ब्लैक होल की खोज के लिए बनाया गया था। LIGO डिटेक्टर भी पूछा जा चुका है, यूपी PCS ने पूछा था, ठीक है, प्री में, तो इसको भी फिर से पढ़ के आना है आपको, है ना, पामेला पढ़ना है फिर से आपको, है ना, वान एलन बेल्ट क्या है इसको भी आपको पढ़ना है, नई खोजी गई एटमॉस्फेरिक बेल्ट है ना, जो 500 से 800 किलोमीटर की ऊंचाई में अवस्थित है ना, वान एलन बेल्ट नई खोजी गई बेल्ट है। इनर बेल्ट है ये, जिसमें क्या है, कोई भी अगर गुजरता है तो उसमें आग पकड़ने की दिक्कत होती है, वो खत्म होने लगता है, गायब हो, मतलब कि उसके पैनल डिस्ट्रॉय होने की दिक्कत होती है। इसीलिए जब यहाँ से गुजरते हैं तो हमको याद हो कि एक सैटेलाइट कोलंबिया डिजास्टर 1 फरवरी 2003, है ना, 1 2 3, है ना, को डिस्ट्रॉय हुई थी। कोई भी है जो इधर से गुजरता है सबसे ज्यादा खतरा होता है। जो दूसरा सर्कल है इसका, इसके ऊपर वाला, वो है आपका मतलब कि 10,000 से क्या कहते हैं 10,000 सॉरी 24,000 किलोमीटर के आसपास ये बहुत डेंसर है, और 35,000 किलोमीटर के पहले तक ये देखी जाती है। इसलिए इस वाले रिंग में कोई सैटेलाइट कभी नहीं पाया जाता है ना, नीचे पाए जाते हैं, ऊपर पाए जाते हैं, लेकिन जहां पर वान एलन बेल्ट है वहां पर सैटेलाइट को बहुत खतरा होता है, इसलिए वहां नहीं जाता। ये वाली जो रिंग है, जो आउटर रिंग है, वो सबसे ज्यादा डेंसर है, सबसे ज्यादा वहां पर पाया जाता है। यानी कि हमारे क्या कहते हैं पृथ्वी से इतनी ऊंचाई के ऊपर ये पाया जाता है। यानी कि हमारे मिक्स है, कहीं ना कहीं पर हमें देखा जाए हमारे सोलर सिस्टम में एंटी मैटर भी टहल रहे हैं, है ना, और उसको इकट्ठा करके बहुत सारे रिसर्च और भी पॉसिबल हो सकते हैं, जैसे कि इससे थेरेपी आसान हो जाएगी। किसी जैसे पथरी है, इसको इंजेक्ट करा दिया, पथरी गायब, ये भी गायब, तो बॉडी में कहीं कोई भी निगेटिव इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा जो मेडिसिन के कारण होता है। वेपन्स बनाए जा सकते हैं जिससे कि प्रदूषण नहीं होगा। ऐसे वेपन्स जैसे हमको किसी पर्टिकुलर एरिया को खत्म करना है, तो इस वेपन से अगर हम उसका इस्तेमाल करेंगे तो केवल पर्टिकुलर एरिया ही खत्म होगा, लेकिन इसका, और ये भी गायब हो जाएगा, वो एरिया भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लेकिन इसका कोई आफ्टर इफेक्ट, जैसे कि न्यूक्लियर वेपन छोड़ने पर पूरा हवा में रेडिएशन फैल जाता है, मिट्टी में रेडिएशन फैल जाता है, और पानी में रेडिएशन फैल जाता है, तो इससे जो दिक्कतें आती हैं, अगल बगल के क्षेत्र प्रभावित होते हैं, वनस्पतियां प्रभावित होती हैं, बहुत लंबे समय तक पानी में ऐसा होने से म्यूटेशन हो जाता है स्पीसीज का, तो वो सब खतरा नहीं होगा। युद्ध के लिए एक विशेष तरह का हथियार हमारे पास होगा, है ना। ये भी क्या कहते हैं लाभ देखने को मिलता है, और भी बहुत सारे रिसर्च यूनिवर्स के बारे में हमें और अच्छे जानकारी मिल जाएगी कि कैसे क्या कहते हैं ये उत्पन्न हुए, क्या था लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, ठीक है, LIGO कहते हैं। हाँ, पॉल्यूशन को भी समाप्त किया जा सकता है इसके माध्यम से, बिल्कुल सही कहा, इसके माध्यम से प्रदूषण को भी समाप्त किया जा सकता है। और दूसरी चीज, जब हमारे पृथ्वी के तरफ जो कुछ ऐसे परग्रही पिंड आ रहे होते हैं, तो उनको भी डिस्ट्रॉय करने में हमें इसकी सहायता मिल सकती है। बहुत सारे लाभ इससे हमें प्राप्त हो सकते हैं।
ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, इसको आपको फिर से देख करके पढ़ करके आना होगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। हम्म। अब हम लोग देखते हैं कि ये तो हो गया था कि कैसे यूनिवर्स बने, है ना। गैलेक्सीज क्या होती हैं, तरह तरह के आकार की होती हैं, क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है। हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है? सर्पिलाकार है हमारी गैलेक्सी, है ना, स्पाइरल शेप गैलेक्सी है। मिल्की वे। हाँ, आप अरबों तारे होते अच्छा। हैं एक 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 गैलेक्सी में, अरबों तारे होते हैं, है ना, स्पाइरल शेप्ड गैलेक्सी। अब यहाँ हमारे आकाशगंगा का नाम क्या है? मिल्की वे या मंदाकिनी। एक ब्रह्मांड में ऐसे ही खरबों आकाशगंगाएं होती हैं। ठीक है, कितना बड़ा है संसार। अभी आपको अपनी इमेजिनेशन में समझ में आएगा कि आप जो छोटे से एक प्लेनेट पर बैठे हुए हो, ये धूल बराबर भी नहीं है ब्रह्मांड के लिए, है ना। छोटा सा प्लेनेट आपका, इस तरह से एक सोलर सिस्टम में एक तारे के न जाने कितने प्लेनेट होते हैं। हमारा सूर्य तो बहुत छोटा सा है, इसकी कोई बहुत विशेष औकात नहीं है, क्योंकि इसके पास प्लेनेट बहुत कम है ना। इस तरह से न जाने कितने तारे हैं, है ना, जो कि जिनमें लाख लाख प्लेनेट हैं, और उनमें न जाने कितने ऐसे प्लेनेट हैं जहां पर लाइफ है, जीवन चलता है। एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पर ट्रेड रिलेशन चलते हैं, है ना, व्यापारिक संबंध वहां से आते जाते हैं, ठीक है, युद्ध चलते हैं। यहाँ तो हमारा कुछ नहीं है, अकेले हैं हम जहां पर केवल लाइफ है। बहुत छोटी सी बात है। और जैसे हमने बताया था कि एक मिशन चलाया गया है कि गोल्डी लॉक जोन की खोज करने के लिए, केपलर मिशन, तो उसने पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज किया, है ना, जहां पर कि लाइफ पॉसिबल है, जहां पर कि पानी लिक्विड स्टेट में रह सकता है। इसकी वहां पर खोज भी किया गया। 500 के ऊपर ऐसे प्लेनेट खोजे गए, लेकिन इस साल फरवरी में आपका केपलर मिशन जो नासा ने चलाया हुआ था वो समाप्त हो गया, उसका पैनल उड़ गया इन्हीं सब एंटी मैटर्स के कारण। ठीक है, डिस्ट्रॉय हो गया वो बेचारा। क्यूरोसिटी रोवर के ऊपर भी तूफान आ गया, मतलब कि 2020 बहुत अजीब टाइप का था, है ना, था क्या चल रहा है ना। इसमें आकर के पूरा उसका पैनल के ऊपर रेत का तूफान ढक लिया, जो कि जांच कर रहा था मार्स में, उसके ऊपर सरफेस पर एक केकड़े कोकोनट क्रैब के मॉडल पर बनाया गया था। कोकोनट क्रैब इंडिया के अंडमान निकोबार में पाया जाता है, जिसका मॉडल जो है रोबर नाम का क्रैब होता है, जो भारत में पाया जाता है। और केकड़े की सबसे बड़ी प्रजाति है, सबसे स्ट्रांगेस्ट प्रजाति है। इतना ताकतवर होता है कि नारियल को दबा दे तो नारियल फूट जाता है हाथ से, और फिर पानी पी जाता है। अब सोचो खोबड़ा आ गया आपका उसके हाथों के बीच में, तो क्या करेगा वो, है ना। तो उसके नाम पर ही वहां पर क्यूरोसिटी रोवर नाम का केकड़े वाला क्या कहते हैं रोबोट वहां पर छोड़ा गया था, जो 8 मील प्रति घंटा की रफ्तार से मार्स के सरफेस पे चलता था और वहां पर जांच करता था। उसने पानी की भी खोज किया था। 2018 में यूपीएससी प्री ने पूछा था हाल ही में किस ग्रह पर पानी की खोज की गई है। इस तरह से क्वेश्चन बनते रहते हैं, है ना। तो फिर तारों का समूह होता है, नक्षत्र मंडल विशेष तरह की आकृति बनाते हैं तारे मिल करके, है ना, तो उन्हें क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल कहते हैं, है ना। फिर ऐसे ही राशियां होती हैं, है ना। ऐसे फिर और ऊपर चले जाओ इसमें तो आप पाओगे कि जो आपका गैलेक्सी होता है जिसमें बहुत सारे अरबों तारे होते हैं। फिर गैलेक्सी ऐसे अरबों गैलेक्सी मिलकर के एक यूनिवर्स बनाती हैं। हमारा यूनिवर्स में 21 गैलेक्सीज हैं ऐसा माना जाता है। नहीं सॉरी, हमारा यूनिवर्स में खरबों आकाश गंगाएं हैं, लेकिन एक मल्टीवर्स होता है ऐसे ही, जिसमें कई सारे यूनिवर्स मिलकर के एक मल्टीवर्स बनाते हैं। हमारा वाला जो यूनिवर्स है उसका नाम लाइनाकिया है, हमारे ब्रह्मांड का नाम लाइनाकिया है। और इस तरह से लगभग 21 यूनिवर्स जो है, जो अब तक गेस किए जा रहे हैं।
मिल करके एक मल्टीवर्स बनाते हैं। और इस तरह से न जाने कितने मल्टीवर्स हैं, अनंत हैं, जिनका कोई और छोर नहीं है ना। अब सोचो कि आपकी औकात छोड़ दो वहां पर, जो कहते हो कि बहुत बड़े शक्तिशाली आदमी हैं, ठीक है, और ये सूर्य की ही देख लो, कुछ नहीं है। सूर्य खुद एक रेत के कण के बराबर है इस ब्रह्मांड में, है ना, और लाइफ चल रही है कि नहीं। इस तरह न जाने कितनी जगह है जहां लाइफ चल रही है। और दूसरा दूसरा एक इमेजिनेशन बता दे रहे हैं, क्यों नहीं देख नहीं सकते हो आप, है ना। बाहर की निगाह, ईश्वर की निगाहों से देखो, बाहर होकर के ब्रह्मांड से तब देखो तो समझ में आएगा कितना छोटा सा नन्हा सा है। अरे आपके आंखों के सामने न जाने कितने धूल के कण इस समय टहल रहे होंगे, जिनको आप सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हो, है ना। उड़ रहे हैं, बहुत लंबे समय में नीचे गिरेंगे क्योंकि हवा में वो तैर रहे हैं, है ना। वो भी एक प्लेनेट है, वो भी एक प्लेनेट की तरह ही है ना। वो क्या है कि इतने छोटे हैं, भले इतने छोटे हैं, लेकिन उनके ऊपर भी अरबों इतने सूक्ष्म जीव अपना जीवन काट रहे होंगे, और ये उनके लिए प्लेनेट होगा, है ना। लाइफ वहां पर भी चल रही है। एक धूल का कण यहाँ है, दूसरा धूल का कण यहाँ है, लेकिन इस धूल के कण से इस धूल के कण तक जाने के लिए अगर वो बैक्टीरिया या फिर वो सूक्ष्म जीव अपनी पूरी जीवन भी खत्म कर देंगे तो नहीं जा पाएंगे, क्योंकि ये दूरी इतनी ज्यादा है उनकी सूक्ष्मता के आधार पर। सोचो, तो ऐसे ही आप भी इसको समझ लो, है ना। इतने बड़े बड़े जीवधारी होंगे जो कि देख भी पा रहे हो हम, उनके लिए जो हमारा प्लेनेट है ये धूल का कण होगा बस। वो हम इतने छोटे हैं कि हम उनको नहीं देख सकते हैं, वो हमको नहीं देख सकते हैं। इतने बड़े बड़े शरीरधारी भी लोग हैं, अलग अलग इतने बड़े बड़े मतलब कि प्लेनेट भी हैं, जो कि तारों से बड़े बड़े प्लेनेट है कि नहीं। तो तारा कितना बड़ा होगा उनका, और उनके रहने वाले जीव इतने बड़े बड़े हैं कि उनके लिए हम केवल धूल के कण हैं जो हवा में तैर रहे हैं, और हम उनको भी नहीं देख सकते क्योंकि हमारी दृश्य सीमा ऐसी नहीं। समझ में आया। जो हम यहाँ से मिशन करते हैं, यहाँ से चलो मार्स, है ना, ये वही बात है, एक धूल के कण से दूसरा धूल कण की डिस्टेंस, बस, और कुछ नहीं। ठीक है, सोचते रहो। ठीक है, अब आती है मिल्की वे, मंदाकिनी। और सबसे नियरेस्ट गैलेक्सी कौन सी है इसके? एंड्रो, हाँ, एंड्रोमेडा गैलेक्सी, है ना, सबसे नियरेस्ट गैलेक्सी है। और इस गैलेक्सी में ये 24 करोड़ साल में हमारा सूर्य इसका चक्कर कंप्लीट कर पाता है। इसके सेंटर में अल्फा या ए स्टार नाम का एक मैसिव ब्लैक होल है। ठीक है, ए स्टार नाम का एक बहुत ही मैसिव ब्लैक होल है, जिसके कारण ये जो है स्थिर रहते हैं बाकी के जो स्टार्स हैं। अब यहाँ पर दूसरा प्रश्न बनता है, कितना दूर है? 11,000 प्रकाश वर्ष दूर है, अगर यहाँ से सेंटर की ओर सीधे बढ़े तो, है ना। बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं हुई, लेकिन किस स्पाइरल में है क्वेश्चन बनता है। तो हमारा सन यहाँ पर है, थर्ड रिंग में है, तीसरे स्पाइरल में है। ये भी पूछा गया प्रश्न है, इसको तो यूपीएससी ने पूछा था, है बड़ा इजी सा, है कि नहीं। थर्ड स्पाइरल में हमारा सूर्य स्थित है, ठीक है। और अल्फा स्टार, इसके अंदर एक ब्लैक होल है। रिसेंटली डिस्कवर्ड गैलेक्सी, करंट अफेयर में चले जाएं तो चाइना ने खोजी, जिसका नाम है 9.8 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है, हमारी गैलेक्सी से बहुत ज्यादा दूर है। इसका नाम है गरगेंटुआन गैलेक्सी। गरगेंटुआन आकाशगंगा की खोज चाइना ने किया, न्यूली डिस्कवर्ड गैलेक्सी, ठीक है। 9.8 मिलियन, बहुत दूर है। लाइट ईयर्स, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, ठीक है। अगला है ब्राइटेस्ट गैलेक्सी। ब्राइटेस्ट जो कि मिस्ट्री बनी हुई है, ये कैसे हो गया, है ना। क्योंकि किसी भी
आकाश गंगा को स्थिर रखने के लिए उसके सेंटर में एक बहुत मैसिव सुपर मैसिव ब्लैक होल होना चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ पर एक नई आकाश गंगा है, खोजी गई है, जिसका नाम है गैलेक्सी IC1101 is the brightest galaxy of our universe, is the brightest galaxy of the universe। मतलब कि हमारे ब्रह्मांड की सबसे चमकदार आकाश गंगा है, जिसके सेंटर में ब्लैक होल नहीं है, उसके सेंटर में एक बहुत ही चमकदार कुछ पदार्थ है जो कि ब्राइटेस्ट एलिमेंट ऑफ आवर यूनिवर्स कहा जाता है। हमारे ब्रह्मांड का सबसे चमकीला पदार्थ इसके सेंटर में है, और ये रहस्य है कि ब्लैक होल नहीं है तो ये कैसे स्थिर है ये आकाश गंगा। ठीक है, इसका नाम एबीर 2029, एबीर 2029। क्लियर? तो ये था कुछ आकाश गंगा की बातें। ब्लैक होल बता रहे हैं, ब्लैक होल आखिर होता क्या है ना सर? सर एक मिनट, थोड़ा डाउट क्लियर कर दिए। जो आकाश गंगा का नाम है ICII-01 और जो उसके बीच में पार्ट है नाम है सॉरी IC1111 ओके IC1101 इसका नाम हो गया। और जो बीच में पार्ट है चमकीला वाला, उसका नाम है एबल 2029 है ना? ओके, एबेल 2029। क्लियर? जी। हाँ, हमारा जो तारों का सबसे बड़ा क्या कहते हैं समूह है, नॉर्मन अल्फा वाल्व है। ठीक है, नॉर्मन अल्फा वाल्व तारों का झुंड है, तारों का झुंड ऐसे अमीबा शेप में है वो, ऐसे अमीबा शेप में, जिसमें खूब सारे तारे ऐसे भरे पड़े हैं। ठीक है, और हमारा इसके अंदर होती राशियां। ठीक है, राशियां होती हैं। तो तारों की जो राशियां हैं कुल 12 राशियां हैं। एक और हमारा सोलर सिस्टम किस राशि में है देखा जाए, कोई बता सकता है? 12 राशियां होती ना, सनसाइन याद होगा आपको, है ना। ये जो तारा मंडल है, जो 12 राशियों का मतलब कि एक तारे का झुंड, दूसरा तारे का झुंड, तीसरा तारे का झुंड, राशियां, इन्हें कहते हैं राशियां। ठीक है, अब बीच में क्या है, सेंट्रल पार्ट में एक बहुत मैसिव सन है, सुपर सन जिसे आप कह सकते हो। हमारा सूर्य कुछ नहीं, उसकी औकात नहीं कुछ उसके आगे, है ना। अब ये चक्कर काट रहे होते हैं। अब क्या होता है कि जैसे ये चक्कर काटते हुए, चक्कर जैसे ये आपकी ये जो है हमारा वाला है क्लस्टर है ना, जो कि अभी बता देता हूं कौन सा क्लस्टर है। वर्गो क्लस्टर में है हम लोग, कन्या राशि में हमारा सोलर सिस्टम है, वर्गो क्लस्टर। ठीक है, इसलिए कन्याओं का सम्मान करिए आप लोग, है ना, क्योंकि उन्हीं के क्लस्टर में है आप, है ना। तो होता क्या है कि जब ये घूमता रहता है, तो ये जैसे मान लो ये है कैंसर, है ना, कैंसर, ये घूमते घूमते ये आया यहाँ सामने सूर्य के, इसकी रोशनी इसके ऊपर पड़ रही है ना। हमारे ज्योतिष ग्रंथों में जो पहले डिसाइड किया गया कि इसकी राशि क्या होगी, इसी के आधार पर कि सूर्य का प्रकाश उस समय सबसे नियरेस्ट किस राशि के ऊपर पड़ रहा था जब इसका जन्म हुआ, और वो सिजगी की दशा में थी, या पूरी सिजगी नहीं थी तब भी, है ना। तो खाने इसी आधार पर बनाए जाते हैं। ज्योतिष में बैठ करके प्लैनेटरी पोजीशन कहीं से भी देखी जा सकती है, समझे आप। हमारे बड़े बड़े जो ज्योतिष शास्त्री होते थे, उनको खगोल विज्ञान की आवश्यकता नहीं कि वहां प्लेनेट भेजे, यहीं बैठ करके बता देते थे कौन सी चीज कहां पर पहुंची होगी। सोचो कितना स्ट्रांग रहा होगा। अभी यहाँ पर ये तो मार्स भी नहीं जान पा रहे हैं, यहाँ तो अपने क्लस्टर के बाहर के क्लस्टरों को देखा जा, कैलकुलेशन की जा सकती है कौन क्लस्टर कहाँ पहुंचा होगा, वो सुपर मैसिव सन के सामने जो सबको ऊर्जा प्रदान कर रहा है।
ठीक है। फिर हमारा नियरेस्ट स्टार कौन सा है? ये तो बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है, कौन बताएगा? प्रोक्सिमा सेंचुरी और अल्फा सेंचुरी दो तारे हैं, है ना। नियरेस्ट सूर्य के बाद अगर पूछा जाए पृथ्वी से सबसे नजदीक कौन सा तारा है तो सूर्य है कि नहीं? सूर्य से सबसे नजदीक का तारा कौन सा है? तो वहां पर प्रोक्सिमा सेंचुरी और फिर दूसरे नंबर पर अल्फा सेंचुरी ये तारे आते हैं। ठीक है। तारों के इवोल्यूशन के बहुत सारे फेजेस हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, पूछा नहीं जाता है। जैसे नेबुला निहारिका की दशा बनती है, निहारिका, ऐसे एटम्स हैं आपस में। लैपलीस ने बताया था ना, लैपलीस का सिद्धांत, तारों के उद्भव के बारे में उसने जानकारी दिया था कि तारे कैसे पैदा होते हैं। ऐसे इसमें हाइड्रोजन एटम्स हैं। अब धीरे धीरे क्या है, ये सेल्फ ग्रेविटी से मिलते जा रहे हैं, बड़े होते जा रहे हैं, है ना, ये से। तो इस तरह से तारा का उद्भव होता जाता है, बड़ा होता जाता है, फ्यूल खत्म होता जाता है। लगभग इसमें 80% तक जो है हाइड्रोजन होता है। ठीक है। और बाकी का लगभग 20% तक, 20 क्या कह सकते हैं, 17% या 18% कह दो, है ना, हीलियम होता है। बाकी की भारी धातुएं होती अन्य, है ना। ये एक जनरल कंपोजिशन है। जैसे हमारे सूर्य में 78% के करीब है हाइड्रोजन। ठीक है। तो अब क्या है, फ्यूल खत्म होता जा रहा है धीरे धीरे हाइड्रोजन का, और ये तारा बड़ा होता जा रहा है। नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया यहाँ पर होती है, नाभिकीय संलयन। अब धीरे धीरे क्या होता है कि फ्यूल खत्म हो जाता है, तो फ्यूल खत्म हो जाने के बाद फिर ये इधर अब क्रिया चलती रहती है, हल्की धातुएं भारी धातुएं परिणत होती रहती है, फिर ये सिकुड़ता जाता है, और फ्यूल खत्म हो गया है। अब ये छोटा हो रहा है, छोटा होता जा रहा है, और छोटा होता जा रहा है ना। तो अब क्या है, भारी होता जा रहा है, डेंसर होता जा रहा है, और छोटा भी होता जा रहा है। अब इसकी ग्रेविटी के सिद्धांत को हम जानते हैं, ग्रेविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ रेडियस। त्रिज्या घटेगी तो ग्रेविटी बढ़ेगी। एक समय एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, इसके बारे में भी हमने चर्चा किया था। एस्केप वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ग्रेविटी, है ना। अगर गुरुत्वाकर्षण बढ़ेगा तो पलायन वेग भी बढ़ेगा। पलायन वेग वह वेग होता है जिस वेग पर अगर किसी चीज को फेंक दिया जाए तो कभी रिटर्न होकर के वापस नहीं आता। जैसे 11.2 किलोमीटर पर सेकंड अर्थ पर है, तो उसका फार्मूला √2g निकालने का होता है। ठीक है। तो अभी क्या देखने को हमें यहाँ पर मिल रहा है कि अगर ये तारा सिकुड़ रहा है तो रेडियस कम होती जा रही है और मास बढ़ रहा है, तो ग्रेविटी उत्तरोत्तर बढ़ती चली जा रही है। एक समय अब ये न्यूट्रॉन तारा बन जाता है, एक्स रेज वगैरह ही बाहर आ पाती है। 15 किलोमीटर केवल इसका रेडियस हो जाता है। बहुत सारे इवोल्यूशन फेज से गुजरता है ये बीच में, जैसे नहीं तो ड्वार्फ बन जाएगा, नहीं तो आगे फेज में जाएगा, ड्वार्फ बन जाएगा नहीं तो आगे फेज में जाएगा। ठीक है। जैसे क्या कहते हैं, भूरा क्षुद्र ग्रह या भूरा दानव बन जाएगा। ठीक है। लाल क्षुद्र ग्रह या लाल दानव बन जाएगा। नीला क्षुद्र ग्रह ये नीला दानव बन जाएगा। पीला, है ना, क्षुद्र तारा, श्वेत क्षुद्र तारा। ऐसे क्या कहते हैं, स्टेजेस हैं ढेर सारी इनकी, है ना, इवोल्यूशन। और अंत में जाकर के ये बनेगा न्यूट्रॉन तारा, है ना। अब मृत्यु की कगार पर है, बूढ़ा हो गया तारा। ठीक है। अब ये बहुत तेजी से घूमता है, 1/10 सेकंड में एक चक्कर काट ले, मतलब 1 सेकंड में 10 चक्कर काट ले कहो तो, है ना, या 100 चक्कर काट ले। इतना इनक्रेडिबली फास्ट स्पीड से घूमता है फिर ये, और हर चक्कर पे एक पल्स छोड़ता है। ठीक है। तो इस न्यूट्रॉन तारे को ही कहते हैं पल्सर। एक गाड़ी आप सुने होंगे पल्सर, है ना। हर एक चक्कर में इतना क्विकली घूमता है, हर बार पल्स छोड़ता है, सेकंड भर में 100 पल्स, मतलब कितनी रफ्तार से घूम रहा है, सोचिए आप, है ना, और कितना मैसिव है।
कभी इसकी मिलियन किलोमीटर रेडियस हुआ करती थी, आज ये सिकुड़ करके इतना छोटा हो गया, लेकिन अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई है। अभी ये क्या है, सिंगुलरिटी की स्टेज में पहुंच जाएगा। सिंगुलरिटी की स्टेज का मतलब होता है कि ना दिशा ना टाइम, ठीक है, ना समय होता है ना ही दिशा होती है। दिशा और समय तब होता है जैसे मान लो एक पॉइंट ये है अकेला बिंदी, तो अब जब यही है तो कोई यहीं पर है तो उसको कहीं पॉइंट, मान लो ये जो है ये जो है सोनू, ठीक है, सोनू अकेले, ठीक है। तो अब जो है सोनू कश्यप यहाँ ए पर, पॉइंट ए ही है, इसके अलावा कहीं कुछ है ही नहीं, तो सोनू को ए पॉइंट पहुंचने में कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा? अरे कोई समय नहीं लगेगा, क्योंकि ए पॉइंट पर खुद ही खड़ा हुआ है वो, तो समय का अस्तित्व खत्म। और ए पॉइंट सोनू से किस दिशा में है, वहीं पर बैठा हुआ है, तो कौन सी दिशा में है? अब तब पैदा होगा डायमेंशंस, है ना, जब इसी का एक पॉइंट और पैदा हो जाए बी, ठीक है। ए का डबल हुआ बी हो गया, एक डायमेंशन आपकी आ गई। इस डायमेंशन में आगे और पीछे जा सकते हैं बस, है ना। अच्छा, इसी को डबल कर दो फिर से, ए बी को फिर से डबल कर दो, 2 डायमेंशन आ गई, ठीक है। अब इसमें इधर जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, आगे पीछे जा सकते हैं, दाएं बाएं जा सकते हैं। इसको पूरे कॉन्सेप्ट को फिर से डबल कर दो, कम अच्छा बना भाई। ठीक है, अब क्या हो गया, 3D, आगे पीछे ऊपर नीचे जा सकते हैं, है ना। और इसी को बढ़ाते चले जाओ, आप इसको फिर से डबल करते जाओ, फिर से डबल करते जाओ, डायमेंशन पे डायमेंशन, डायमेंशन पर डायमेंशन पैदा होती जाती है। ये डायमेंशंस अनंत है, ठीक है, इनका भी कोई और छोर नहीं है डायमेंशंस का। लेकिन यहां पर क्या होता है, ये पॉइंट ए आउटर रेडियस, ये बी, सिकुड़ते 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 ए बी में समाप्त हो जाएगा, तो फिर ए से बी तक जाने के लिए वक्त की भी आवश्यकता नहीं होगी। तो जब इसका आउटर रेडियस पल्सर का या न्यूट्रॉन तारे का खींचते 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 मिल गया आकर के सेंट्रल पार्ट से, न्यूक्लियस से, तो एकात्मकता की स्थिति बन गई, आत्मा परमात्मा से मिल गई है, कुछ बाहर नहीं कुछ अंदर नहीं। अंदर तब होता है जब बाहर कुछ हो, जब कुछ बाहर ही नहीं तो अंदर भी कुछ नहीं होता है। अंदर क्या है, अंदर तब है जब बाहर हो, और बाहर तब है जब अंदर हो, है कि नहीं। ना अंदर है कुछ